Now, today we are going to do 10th class first poem, The Dust of Snow. It was written by Robert Frost. So the poem starts with, The way a crow shook down on me, the dust of snow from a hemlock tree. तो पोएट कहता है कि जिस तरीके से क्रो मतलब कौवा, तो जिस तरीके से कौवे ने मेरे ऊपर स्नो के डस्ट को गिराया, मतलब कि ऐसा एक इमेजिन किया जा रहा है सीन कि एक ऐसा सीन है जहाँ पे स्नो गिरी पड़ी है और वो पेड़ों के ऊपर स्नो जम गई है। मतलब जैसे बर्फ पड़ती है तो जिन इलाकों में बर्फ पड़ती है वहाँ पेड़ों के ऊपर भी बर्फ जम जाती है। तो वैसे ही तो जो पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट है वो एक ऐसे ही पेड़ के नीचे है, हेमलॉक ट्री के नीचे है, जो कि क्या है, उसके ऊपर स्नो जमी हुई है। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहता है कि जिस तरीके से कौवे ने मेरे ऊपर उस स्नो के डस्ट को गिराया, शुक डाउन ऑन मी, जिस तरीके से गिराया उस स्नो ऑफ डस्ट को फ्रॉम हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री क्या है कि हेमलॉक जो होता है ना वो एक पॉइजनस प्लांट होता है, मतलब एक जहरीला पेड़ होता है। तो कह रहा है एक पोएट कि उसने कौवे ने मेरे ऊपर उस पॉइजनस ट्री पे से, उस पॉइजनस प्लांट पे से जिस तरीके से डस्ट ऑफ स्नो को गिराया, हैव गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। मेरा जो हार्ट था, मेरा जो दिल था, उसमें पहले ना उसका मूड खराब चल रहा था। मैं इस बात से पता चलता है कि उसके अंदर चेंज आ गया, ठीक है। एंड सेव सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड र्यूड, और जो उसके अंदर, उसके हार्ट में, उसके दिल में जो चेंज आया उस स्नो के गिरने की वजह से, तो उसके जो र्यून हो गया था, उसका आधा दिन जो था जो खराब हो गया था। र्यून मतलब कि एक रेग्रेट में उसने अपना एक पूरा दिन बिता दिया था, मतलब उसे पछतावा था इस बात का। तो कह रहे कि जिस तरीके से मैंने अपना आधा दिन जिस मूड में खराब कर दिया था, तो उस स्नो के गिरने की वजह से मेरा वो मूड सही हो गया। तो यहाँ पे ना जो पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, उसने इमेजिनरी का यूज़ किया है, पोएटिक डिवाइस इमेजिनरी, जहाँ पे उसने चीज़ों को इमेजिन किया है। उसने ये भी इमेजिन ही करवाया है कि सोचो कि एक हेमलॉक ट्री पे से ऐसे गिर रहा है और उसकी वजह से उसके दिल का मूड चेंज हो गया है। यहाँ पे भी इमेजिन हम कर रहे हैं कि किस तरीके से उसके दिल में, उसके मूड में चेंज आया होगा, ठीक है। So now we will talk about the poetic devices used in this poem. So the first poetic device which I have already told you, इसमें क्या था कि इसके अंदर उसने पोएट ने हमारे माइंड में एक इमेज क्रिएट की है कि किस तरीके से हेमलॉक ट्री के ऊपर स्नो जमी हुई है, उस स्नो के ऊपर क्रो ने कैसे उसके ऊपर जो है स्नो गिराया। क्रो ने किस तरह से गिराया कि क्रो ने, जैसे कि एक बर्ड उड़ता है तो उड़ते हुए अपने पंख फड़फड़ाता है, या फिर वो अपने पैर जो होते हैं उसको ऐसे स्लाइड पीछे की तरफ करता है। तो उस मूवमेंट से क्या होता है कि उस ट्री के लीव्स के अंदर उसके जो पतले पतले उसके तने से होते हैं ना, उसके अंदर मूवमेंट होती है, तो उसकी वजह से वो जो स्नो थी उसके ऊपर वो गिर गई। तो सबसे पहले हमारी जो पोएटिक डिवाइस थी वो थी इमेजरी। उसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस इज सिंबोलिज्म। सिंबोलिज्म क्या होता है, जैसे कि हम सिंबल्स का यूज करते हैं। तो इस पोएम के अंदर जो पोएट है उसने नेगेटिव सिंबल्स का यूज किया है। नेगेटिव सिंबल्स मतलब क्रो। देखो, जब कोई पोएम लिखता है, कोई कविता लिखता है, तो किस तरीके के बर्ड्स का यूज करता है, पिकॉक, पैरेट, जो सुंदर सुंदर ऐसे बर्ड्स के उनका यूज किया जाता है। पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने किसका यूज किया, क्रो का। किस ट्री का यूज किया, हेमलॉक ट्री का, जो एक पॉइजनस ट्री है उसका यूज किया। जबकि वो किसी भी पेड़ का कर सकता था, कोई एक सुंदर सा पेड़ होता उसका कर देता, पर उसने मीनिंगली हेमलॉक ट्री का यूज यहाँ इसलिए किया ताकि जो वो अपना मूड जो उसका खराब था उसको ये दर्शा सके क्रो से और हेमलॉक ट्री के एग्जाम्पल से कि उसका मूड खराब था उस टाइम पे। नेक्स्ट जो है पोएटिक डिवाइस वो है एलिटरेशन, ठीक है। तो हमें नेगेटिव सिंबल समझ में आ गए, क्रो और हेमलॉक ट्री। तो दो नेगेटिव सिंबल का यूज किया जिसकी वजह से यहाँ सिंबॉलिक पोएटिक डिवाइस लगी है। तो नेक्स्ट जो हमारा है वो एलिटरेशन है। एलिटरेशन हमें यहाँ दिखाई देती है, हैज गिवन माई
हर्ट और चेंज ऑफ मूड। तो एलिट्रेशन तब होती है जब हम किसी एक वर्ड का, एक अल्फ़ाबेट का स्टार्टिंग ऑफ द वर्ड बार बार यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने किया है, हैज़ में भी एच आ रहा है और हर्ट में भी एच आ रहा है। तो यहाँ हमने एच का यूज़ 2 बार किया है, इसलिए यहाँ पर कौन सा है, एलिट्रेशन। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास इंजैबमेंट। इंजैबमेंट पोएटिक डिवाइस। इंजैबमेंट का मतलब है कि इस पोएटिक डिवाइस का तब यूज़ किया जाता है जब एक ही लाइन को बिना किसी भी पंक्चुएशन मार्क के, किसी भी जैसे कॉमा, फुल स्टॉप या कुछ नहीं लगा हुआ इस पूरे पोएम के अंदर, तो बिना किसी भी पंक्चुएशन मार्क के जब हम उसको कंटिन्यू करते हैं तो उसको कहा जाता है इंजैबमेंट। तो इस पूरे पोएम के अंदर इंजैबमेंट है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास इमेजरी, जो कि हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास कौन सी पोएटिक डिवाइस आती है, मेटाफर। तो मेटाफर क्या होता है कि जब हम किन्हीं 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों के बीच में हम ऐसे कंपेयर कर रहे हो, उनको ऐसे हम जोड़ रहे हो, एक दूसरे के साथ उनकी तुलना कर रहे हो। तो यहाँ पे पोएट ने क्या किया है, कंपेयर। यहाँ पे पोएट ने कंपेयर किया है स्नो को डस्ट के साथ। जैसे कि उसने कहा कि किस तरीके से स्नो का डस्ट उसके ऊपर गिरा। तो स्नो का कोई डस्ट तो होता नहीं है, तो उसने कंपेयर किया है स्नो को डस्ट के साथ। नेक्स्ट आता है हमारे पास एसोनेंस। एसोनेंस का तब यूज किया जाता है जब जो वॉवेल साउंड होती है, जो वॉवेल्स होते हैं, वो एक लाइन में यूज किए जा रहे हों। जब एक ही सेंटेंस के अंदर हमें एक वॉवेल की ऐसे एक इम्प्रेशन उसका ऐसे हमें सिर्फ वही सुनाई दे उस पूरी लाइन के अंदर, जैसे कि शुक डाउन ऑन मी। तो इसमें क्या हमें सुनाई दे रहा है, शुक ओ, डाउन ओ, ऑन ओ। तो यहाँ हर जगह ओ का यूज किया गया है। तो यहाँ पे कौन सी जो साउंड है वो प्रोमिनेंट है, ओ के साउंड। तो यहाँ पे कौन सी लगी है, एसोनेंस पोएटिक डिवाइस लगी है। सो इट इज इनफ फॉर टुडे। थैंक यू।